प्लस प्लस का क्षेत्रफल 1, 3, 7, 8 और 9 इन 9 एक मिनट, वीडियो बंद कीजिए राजकुमार जी। मुझे लगता है आज ये नेटवर्क के कारण कुछ मैसेज आ रहे हैं यहाँ। ठीक है, छोड़ दीजिए, अभी वीडियो बंद कर दीजिए। ठीक, ये नेटवर्क के कारण आज मुझे लग रहा है ये वीडियो चलने में दिक्कत आ रही है। ओके, चलिए कोई बात नहीं। सीधे ही भोमराज जी सबको मैं आमंत्रित करता हूँ। भोमराज जी हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं। जब तक देखते हैं नेटवर्क अगर ठीक रहा। आज पता नहीं नेटवर्क कितना अच्छा, आज सोमवार है, सोमवार को कई जगह पर इस समय मीटिंग होती रहती है, कोई बात नहीं। सीधे ही मैं भोमराज जी सबको आमंत्रित करता हूँ, वो हमारा इस सत्र को यह संबोधित करेंगे। श्रीमान भोमराज जी सब। भोमराज जी सब, एक मिनट भोमराज जी। आज भोमराज जी हमारे बीच में विषय रखने वाले हैं रेखा एवं कोण का। मुझे लगता है कि हाँ, चलिए एक बार वीडियो चलाने का प्रयास करिए। एक बार और हम देखते हैं नेटवर्क की इशू, दिक्कत तो नहीं है। ओके, ठीक, हाँ चलाइए। हम गणितीय मॉडल के माध्यम से किस तरह सत्यापित कर सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। यह एक भाई साहब मैं कुछ तैयार हूं, भागों अनम्यूट में कर दिया। विभाजित कर दिया। भुजाओं के माप अलग अलग ए, बी और सी। फिर इधर से देखेंगे, यह माप है ए, रहने दीजिए राजकुमार जी, आपका आज नेटवर्क कमजोर है, छोड़िए, बंद करिए। जी बंद मैं करिए। तैयार हूँ भाई साहब। जी भोमराज जी सब, हाँ वो स्वागत है आपका। अनम्यूट किया, म्यूट किया हुआ था मुझे। जी, वो को होस्ट बनाना भूल गए थे। क्या जी मैं स्क्रीन शेयर कर दूं अब? जी बिल्कुल भाई साहब, स्क्रीन शेयर के लिए अनुमति है आपको। जी दिस इज जी। जी भाई साहब, दिख रही है। जी ये बीच में आज हम गणित का एक विषय करने जा रहे हैं जो धीरे धीरे हमारे सामने प्रस्तुत होगा। अभी स्क्रीन पर आप एक बड़ा सा छोटा वृत्त देख रहे हैं। यह आप बिंदु मानिए, क्योंकि बिंदु की कोई आइडियल डेफिनेशन तो है नहीं। बिंदु को एक धब्बे से या ऐसे बड़े वृत्त से ही यहाँ दिखा सकते हैं। शेष आप जानते हैं, बिंदु की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं होती, अर्थात उसकी कोई आइडियल डेफिनेशन नहीं होती। अगर यह बिंदु किसी एक दिशा में गति करे, इस तरह से गति करता जाए किसी एक दिशा में, तो यह उस बिंदु का पथ कहलाता है, पाथ ऑफ पॉइंट इन वन डायरेक्शन। यदि हम इसकी बात करें, ऐसे कई बिंदु हो और वो पास 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 आते जाएं, तो यह एक सरल रेखा बन जाती है। इसे ध्यान से देखेंगे और
इसका उत्तर कोई दे सकते हैं तो दीजिए कि सरल रेखा की लंबाई कितनी। तो साहब सरल रेखा की लंबाई अनंत अनंत लंबाई की होती है, क्योंकि बिंदु आगे बढ़ता जा रहा है, अनंत लंबाई होती है सरल रेखा की। यदि मैं इस सरल रेखा को इस प्रकार से काट दूं, उसका एक भाग लूं, दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, यह रेखाखंड कहलाता है। यह यहां पर AB एक रेखाखंड है। अब प्रश्न आता है, इस रेखाखंड की लंबाई कितनी? बोलिए। इस रेखाखंड की लंबाई निश्चित, रेखा की लंबाई अनंत, रेखाखंड की लंबाई निश्चित। यहां हमने A और B पर दो बिंदु लगा रखे हैं, ये कहलाते हैं अंत्य बिंदु, एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। अर्थात रेखाखंड के दो अंतिम बिंदु हुए। अब हमारा प्रश्न आगे यह है कि रेखाखंड AB पर कुल कितने बिंदु हुए, यानी टोटल पॉइंट्स ऑन लाइन सेगमेंट AB। बोलिए। चूंकि हम जानते हैं कि A से B तक की दूरी में 5, 10, 20, 50 बड़े बड़े धब्बे तो हम लगा सकते हैं, लेकिन यदि बिंदुओं की बात करें तो यहाँ जो एक रेड कलर का बिंदु हमने बनाया, इसके अंदर अनंत बिंदु हैं। तो रेखाखंड AB पर अनंत बिंदु होंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB। फिर बात करते हैं, यह हमने एक सरल रेखा ली थी। एक सरल रेखा इस तरह से है तो इसे हम समांतर रेखा कहते हैं, पैरेलल लाइन। यह इस ओर भी हो सकती है, यानी पैरेलल लाइंस दो नहीं 50 हो सकती है। जो किस तरह से यह पैरेलल क्यों है, तो देखिए ध्यान से, ये जो हमने इनके बीच की दूरी ली है, इन दोनों के बीच की, यह एक समान है। इधर वालों की भी बीच की दूरी एक समान है। इसका उदाहरण हम बच्चों को यह देते हैं, रेल की पटरी। रेल की पटरियां सामान्यतः समांतर चलती है, जब दो पटरियों को मिलना होता है वो बात और है। रेल की पटरी समांतर ही चलती है। हम फिर से बात करते हैं, यह एक सरल रेखा, एक दूसरी रेखा इसे छेद कर चली गई, काट कर चली गई, तो यह कहलाता है इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस। ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं, अर्थात इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर एक बिंदु बनता है। अर्थात दो लाइनें जब भी एक दूसरे को काटती है, इंटरसेक्ट करती है, वह एक बिंदु का निर्माण करती है। जो अभी रेड कलर से आके लगा है, इस बिंदु का इन्होंने निर्माण किया। इस बिंदु को क्या कहते हैं? यह प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यह प्रतिच्छेदी बिंदु कहलाएगा। समांतर रेखाओं में कितने प्रतिच्छेदी बिंदु होते हैं? एक भी नहीं। प्रतिच्छेदी रेखाओं में मात्र एक प्रतिच्छेदी बिंदु होता है। क्योंकि ये सरल रेखा है, इसलिए दो रेखाएं अगर एक दूसरे को काटती है तो एक ही बिंदु पर काट सकती है। फिर हम बात करते हैं, अभी हमने कहा था कि यह सरल रेखाएं जो है एक जोड़े में बनी हुई है और यह है समांतर रेखाएं। फिर हमने पढ़ा था प्रतिच्छेदी रेखाएं, ये जो लाइट ब्लू कलर से दिख रही है, ये प्रतिच्छेदी है। ये प्रतिच्छेद कर तो नहीं रही, लेकिन हम जानते हैं ये रेखा है, एरो लगा रखा है हमने दोनों ओर। आगे बढ़ने पर ये अवश्य एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। यदि हम एक और इस तरह से रेखा लें,
ये जो इन समांतर रेखाओं को, जो इन प्रतिच्छेदी रेखाओं को छेद कर जा रही है, तो यह आप सब जानते हैं क्या कहलाती है? तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल, कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। यह ट्रांसवर्सल लाइन समांतर रेखाओं को भी काट कर जा सकती है, प्रतिच्छेदी को भी। दो समांतर या दो प्रतिच्छेदी मिनिमम, उनको जो काटने वाली तीसरी रेखा होती है वह तिर्यक रेखा कहलाती है। आगे जब हम बढ़ते हैं बड़ी कक्षाओं में 11th और 12th में, तो रेखा की समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन, यह पढ़ने में आती है। अब जब हम रेखा की बात करें तो रेखा में लंबाई तो अनंत, लेकिन उसकी चौड़ाई ऊंचाई उसकी भी कुछ नहीं होती। जिस तरह से बिंदु में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कुछ भी नहीं होती, यानी बिंदु आंखों से दिखता नहीं, वह बिंदु है। आप पेंसिल से एक बिंदु बनाते हैं, उसके अंदर अनंत बिंदु है। इसी तरह से रेखा भी अनंत लंबाई की, लेकिन चौड़ाई इसकी भी नहीं। इसकी भी हम आइडियल डेफिनेशन नहीं दे सकते। हम जो रेखाएं बनाते हैं वह कुछ मोटी जरूर होती है, लेकिन उसमें मोटाई तो होना ही होता है। तो आगे चलकर आती है रेखा की समीकरण। अब रेखा में एक विमाई हुई, कौन सी? लंबाई की। अब रेखा की जब समीकरण देने चलेंगे तो हम 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में, जिसमें x और y दो अक्ष होते हैं, अर्थात दो विमाएं होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो अगर हम द्विविमीय निर्देशांक ज्यामिति में बात करें तो रेखा की मानक समीकरण इस तरह से होती है: ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। 10 तक तो बच्चों के काम नहीं आती, पर वो जानते हैं कि यह सरल रेखा है, यह लीनियर इक्वेशन है, रैखिक समीकरण है। अब इस समीकरण को रैखिक समीकरण ही क्यों बोलते हैं? जिस पर पावर 2 होती है उसे हम द्विघात या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो इसे क्या देखा हमने? इस पर घात तो एक है वेरिएबल की, x की, y की, तो इसे एक घात वाली समीकरण नहीं कह के इसको क्या बोल रहे हैं? रैखिक समीकरण, क्योंकि यह एक रेखा को रिप्रेजेंट करती है। अगर हम इसका ग्राफ बनाए, लेखा चित्र बनाए, तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है, इसलिए इसे रैखिक समीकरण कहते हैं। फिर द्विविमीय ज्यामिति में चित्र आते हैं और जो मूर्तियां बनी रहती है, जो घन घनाभ हैं, ये सारे त्रिविमीय निर्देशांक ज्यामिति के पार्ट है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, जिसमें लंबाई चौड़ाई के साथ ऊंचाई भी होती है। आपने देखा होगा 3D फिल्म्स आती है, तो 3D फिल्म में क्या होता है? वह उस पर्दे से बाहर आकर हमें दिखती है, इसलिए उसे बोलते हैं 3 डायमेंशनल। उसमें लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई दोनों होती है। इसमें रेखा की समीकरण इस तरह से देते हैं, और त्रिविम में ही आगे चलकर सदिश आता है। तो सदिश में रेखा की समीकरण r इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b। इनकी हम विस्तार से चर्चा यहाँ नहीं करेंगे, इतना ही इनको देखेंगे, क्योंकि यह अपने आप में एक बड़ा विषय है और हमारा जो विषय है 10 तक का ही लेना था। इसके आगे हम दूसरी बात करते हैं। पुनः मैंने एक रेखा बनाई है, एक अन्य रेखा, दोनों रेखाएं समांतर तो नहीं है, आगे चलने पर एक दूसरे को काटेगी, प्रतिच्छेद करेगी, अर्थात ये प्रतिच्छेदी रेखा है।
यह हमने तो कुछ और लिख दिया। विषम तलीय रेखाएं, स्क्यू लाइंस, ये क्या माजरा है? तो ऐसी रेखाएं जो समांतर तो नहीं हो, दिख भी नहीं रही, दिखने में तो प्रतिच्छेदी दिख रही है, लेकिन ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद भी नहीं करती, ऐसा मैं कह रहा हूं, दिख तो नहीं रहा है। तो आप कहेंगे कि इस तल में ऐसा संभव ही नहीं कि ये रेखाएं आगे जाकर एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। बिल्कुल सही बात है। ऐसी रेखाएं दो अलग अलग तलों में होती है, अर्थात 3 डायमेंशनल में जब बात करेंगे तो अलग तल में स्थित रेखाएं जो समांतर भी नहीं है और काटती भी नहीं है, वो कहलाती है विषम तलीय रेखाएं, स्क्यू लाइंस। समांतर रेखाओं के बीच की दूरी सदैव समान, प्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी आखिर में जाकर 0 हो जाती है, एक जगह दोनों एक दूसरे को काटती है। लेकिन इनमें क्या होता है, एक मिनिमम लेवल पर पहुंचकर फिर वापस बड़ी दूरी होती है, वह कहलाती है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, जिसका सूत्र इस प्रकार से है, उस न्यूनतम दूरी को ज्ञात करने का स्क्यू लाइंस में। चलिए सब आगे बात करते हैं। यह एक सरल रेखा है। आपने ध्यान से देखा मैंने क्या किया? यह सरल रेखा थी और हमने इसका लेफ्ट साइड से ये एरो हटा दिया। यह एक किरण कहलाती है, रे। सूर्य की किरणें आती हैं, एक और बढ़ती है, किरण कहलाती है। यदि एक अन्य किरण इस तरह से इस पर आकर ज्वाइंट हो जाए कि ये जो रेड कलर से बन रखा है वर्टेक्स, यहां से दोनों जुड़ी हुई हो, को इनिशियल रेज, सह प्रारंभिक किरणें, जिनका प्रारंभिक बिंदु एक है, किरण में एक अंतिम बिंदु होता है और एक और अनंत लंबाई तक बढ़ती है। तो साहब ये जो अभी जिसने कलर चेंज किया, यह इसका बिंदु क्या कहलाता है? शीर्ष। और इस तरह से जो ये आकृति बनी है, ये लाइन यहां से ऊपर उठकर यहां तक आई है, ध्यान से देखिए, यहां से ये जो लाइन आई है, ये बीच जो ये बन रहा है, ये कहलाता है कोण। तो हम कोण के बारे में अब आगे पढ़ने जा रहे हैं। यह घड़ी की विपरीत दिशा में ऊपर की ओर किरण बढ़ी है। अगर नीचे की ओर भी एक किरण इस तरह से लगी हुई हो, तो यह जो नीचे की ओर कोण बना है, बिल्कुल कोण ही कहूंगा, ये भी कोण ही है। अब बात आती है कोण दोनों ओर कैसे? तो जो घड़ी की विपरीत दिशा में बनता है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज जो एंगल बनते हैं, वो कहलाते हैं धनात्मक कोण, पॉजिटिव एंगल्स, एंड दीज आर नेगेटिव एंगल, जो नीचे की ओर, जो इस रेखा से नीचे की ओर, तो नीचे ऊपर नहीं, अर्थात घड़ी की दिशा में जो कोण बनते हैं वो कहलाते हैं ऋणात्मक कोण। नेगेटिव एंगल्स मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव एंगल्स या धनात्मक कोण कहलाते हैं। अब बात आती है कोणों के मापन की पद्धतियां। जब कोण बना है तो उसकी कोई लंबाई, कोई भार, कोई चौड़ाई कुछ होती होगी। तो पता चला लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तो नहीं होती, तो कोणों के माप होते हैं। तो कोणों को मापने की भी कुछ पद्धतियां हैं। जिस तरह से
ग्राम, किलोग्राम, टन, मीट्रिक टन इस तरह से नापते हैं भार को, तो कोणों को मापने की 3 पद्धतियां मुख्य रूप से है। साष्टिक पद्धति सेक्साजेसिमल, वृत्तीय पद्धति सर्कुलर एंड शतांशक यानी सेंटासिमल। इस तरह से 3 पद्धतियां कोणों को मापने की होती है, लेकिन प्रचलन में शतांशक पद्धति नहीं रही। साष्टिक पद्धति में एक समकोण के 90 भाग करके एक भाग को बोला जाता है 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, 3 डिग्री, अर्थात समकोण हो गया 90 डिग्री का। 90 भागों में समकोण को बांटते हैं। शतांशक जो विधि अब काम में नहीं आती, इसमें यदि गणित को पढ़ा जाए तो एकदम सरल गणित हो जाएगी, लेकिन चूंकि सारा काम पहले साष्टिक और वृत्तीय पद्धतियों में हो चुका था, इसलिए यह पद्धति ज्यादा टिक नहीं पाई, प्रचलन में नहीं रही। शतांशक में एक समकोण के 100 भाग करते हैं, तो यहां तक तो ठीक है, 100 भाग, 60 भाग, 90 भाग। लेकिन साष्टिक में 90 के बाद में आप जानते हैं मिनट के लिए 60 मिनट, तो अब यहीं पे अटक जाता है मामला, पहले 90 भाग और फिर 60 भाग। लेकिन शतांशक में 100 के भाग होते हैं, 100 भाग करते हैं, फिर 100 भाग मिनट, फिर 100 भाग सेकंड। तो सबसे सरल पद्धति, लेकिन प्रचलन में नहीं। वृत्तीय पद्धति में आप जानते हैं अपन लिखते हैं रेडियन में माप। अब हम आते हैं कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल। यहाँ एक कोण बना हुआ है जो 90 डिग्री से कम दिख रहा है। यदि कोई कोण इस तरह का हो तो वह न्यून कोण कहलाता है। इसका माप लेस देन 90 डिग्री, यानी एक्यूट एंगल कितना होता है साहब? लेस देन 90 डिग्री। 90 से कम का जो कोण होता है वह न्यून कोण कहलाता है। देखिए आपके सामने एक और कोण उभर कर आया है जो समकोण कहलाता है। समकोण अर्थात 90 डिग्री का कोण, न्यून कोण, समकोण। अगर कोण समकोण से बड़ा हो जाए, 90 से थोड़ा बड़ा हो जाए, लेकिन 180 से लेस देन, तो यह कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल मीन्स ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। अगर कोण सीधा हो जाए तो यह कहलाता है सरल कोण। 180 डिग्री का स्ट्रेट एंगल, जो स्ट्रेट लाइन बन जाए, दोनों किरणें मिलकर और स्ट्रेट लाइन बना दे, तो वह 180 डिग्री का कोण सरल कोण कहलाता है। और जो 180 से ग्रेटर होते हैं बट लेस देन 360 इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल, वृत्त कोण। और साहब लेस देन 360, अगर पूरा 360 हो जाए तो कहा पूरा अर्थात पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। 360 डिग्री का एंगल कहलाता है कंप्लीट एंगल। तो इस तरह से हमने देखा 6 प्रकार के कोण होते हैं। मूलतः ये 6 प्रकार के कोण हैं। कोण तो खत्म हो गए, लेकिन कुछ आगे और पढ़ते हैं। रिलेटेड एंगल्स, संबंधित कोण, यानी कोणों के कुछ जोड़े। किस तरह से जोड़े कोणों के? तो एक नाम आता है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? यदि दो कोणों का योग यानी सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। वो पूरक कोण कहलाते हैं। पूरक कोण कहीं पर भी हो सकता है। एक 60 डिग्री का कोण है, एक 30 डिग्री का कोण है, दोनों अलग अलग हैं, लेकिन उनका योग 90 डिग्री है, इसलिए वो कहलाते हैं पूरक कोण। यदि कोई पूछे 5 डिग्री का पूरक कोण, तो हम कहेंगे 85 डिग्री, 85 डिग्री, दोनों मिलकर 90।
दूसरा नाम आता है सप्लीमेंट्री एंगल्स, संपूरक कोण। यदि दो कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए तो यह कहलाता है संपूरक कोणों का जोड़ा। वो दोनों कोण एक दूसरे के संपूरक कहलाते हैं। हेलो, जैसे 100 डिग्री का संपूरक कोण 80 डिग्री, इस तरह से पूरक कोण, संपूरक कोण। आसन्न कोण, एडजेसेंट एंगल्स। यदि इस चित्र के अनुसार कोई कोण बने हैं तो ये आसन्न कोण कहलाते हैं। इस ब्लैक लाइन के एक और लाइट ब्लू कलर की और एक और रेड कलर की जो किरण है, ये दोनों ओर बनने वाले कोण कहलाते हैं आसन्न कोण। लेकिन इनकी 3 शर्तें हैं, 3 शर्तें। वो क्या कंडीशंस हैं? इनमें उभयनिष्ठ शीर्ष होना चाहिए। देखिए, ब्लैक रेड इनके बीच बनने वाला कोण और ब्लैक ये ब्लू कलर इनके बीच बनने वाला कोण, ये दोनों जहां मिलते हैं वह शीर्ष, ये देखिए ये रहा शीर्ष जो मैंने एनिमेशन से दिखाया, यह शीर्ष ये कॉमन होना चाहिए। अर्थात दो कोण अगर दूर दूर बने हैं तो वे आसन्न कोण नहीं कहलाते। दूसरी कंडीशन क्या है? एक भुजा उभयनिष्ठ होनी चाहिए। आपने देखा होगा इन दोनों कोणों में ये ब्लैक कलर की जो आर्म है ये कॉमन है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है, यानी ये ब्लू और रेड, वे उभयनिष्ठ भुजा के एक इधर और एक इधर होनी चाहिए। द नॉन कॉमन आर्म्स आर ऑन ईदर साइड ऑफ कॉमन आर्म्स। ईदर साइड का मीनिंग होता है एक अगर इस ओर है तो दूसरी ओर होना, यह कहलाता है ईदर साइड। तो इस प्रकार के जो तीनों प्रतिबंधों को फुलफिल करते हैं वो कहलाते हैं आसन्न कोण। ये दोनों आसन्न कोण है जो एनिमेशन से अभी आए हैं। बात करते हैं साहब रैखिक युग्म कोणों का। रैखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। यह एक सरल रेखा है और यह एक किरण इस प्रकार से है कि यह इन दो कोणों का निर्माण करती है। एक सरल कोण पर या एक ही सरल रेखा पर इस तरह से बनने वाले दो कोण वो रैखिक युग्म कहलाते हैं। यानी इस रेड वाले एंगल का और ये जो पर्पल एंगल है इनका सम 180 रहेगा। आगे है ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। किस तरह से ये दो छेदन रेखाएं हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, इसके इधर और इधर जो ये कोण बन रहे हैं ये कहलाते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसी को शीर्षाभिमुख कोण भी कहते हैं, इनका दूसरा नाम है। अब बात आती है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इट मींस ये जो दो रेड है यही होंगे क्या? नहीं, ये भी ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण ही कहलाते हैं। अब आता है तिर्यक रेखा जो थी ट्रांसवर्सल, वो कुछ एंगल बनाती होगी। तो यहाँ दो असमांतर रेखाएं हैं यानी प्रतिच्छेदी रेखाएं और एक ट्रांसवर्सल इसको कट कर रही है। देखिए इसके चारों ओर ये 8 कोण बन गए हैं। 8 कोण, अगर हम इनको नंबर दे दें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसने 8 जो कोण बनाए हैं ये किस तरह के कोण कहलाते हैं? ट्रांसवर्सल ने जो बनाए हैं, यानी ट्रांसवर्सल द्वारा निर्मित कोण, एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल। एक इसमें नाम आता है अंतः कोण। आप देखिए ये दोनों जो रेखाएं थी
ट्रांसवर्सल ने जब कोण बनाए तो दोनों रेखाओं के अंदर जो कोण बने, कोण 3, 4, 5 और 6, ये कहलाते हैं अंतःकोण, इंटीरियर एंगल्स। इसी तरह से जो रेखाओं के बाहर की ओर ट्रांसवर्सल से बने एंगल यानी 1, 2, 7 and 8, these are called exterior angle, बाह्य कोण कहलाते हैं। फिर देखिए साहब, कोण 1 और कोण 5 पर नजर डालिए। कोण 1, कोण 5, ये दोनों ट्रांसवर्सल के एक और रेखाओं के दोनों ऊपर की ओर बन रहे हैं। ये कहलाते हैं संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर कौन से हुए? 1, 5, देन 3 and 7, एंगल 2 and एंगल 6, एंगल 4 and एंगल 8। ये पेयर हैं सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के। इसी तरह से अपने नजर लगाइए कोण 3 और कोण 6, कोण 3 और कोण 6, ये ट्रांसवर्सल के इधर साइड, एक इधर और एक इधर है 3 और इस तरफ है 6। इसी तरह से आप देखिए 4 और 5, ये भी इधर उधर है। इस तरह के कोण जो ट्रांसवर्सल के इधर साइड होते हैं, एक इधर एक उधर, वो कहलाते हैं अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। 3, 6 and 4, 5। अब बात आती है, ये बाहर 1, 2, 7, 8 भी है। हाँ, ये भी एकांतर कोण होते हैं। अभी जो हमने कहा 3, 6 and 4, 5, ये कहलाते हैं इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और दूसरे हो जाएंगे एक्सटीरियर। कौन से? एक्सटीरियर 1, 7 और दूसरा पेयर बनेगा 2, 8, ये कहलाते हैं एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। फिर हम बात करें इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। कौन से? 3 और 5। एक और बने कोणों का योग 180 होता है, यानी 3 + 5 = 180। इसी तरह से जो दूसरी ओर बने हैं ट्रांसवर्सल के कोण 4 और 6, इनका भी योग 180 होता है, 180 डिग्री। यानी सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स on the same side of transversal is equal to 180 डिग्री। अगर हम इन दोनों प्रतिच्छेदी रेखाओं को थोड़ा सीधा कर दें, ये प्रतिच्छेदी रेखाएं थी, हमने पकड़कर इनको समांतर कर दिया, तो फिर क्या होगा? ये जो हमने अभी पेयर बताए थे वो आपस में इक्वल होते हैं। कौन कौन से? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के जो पेयर थे वो इक्वल रहते हैं। अल्टरनेट एंगल जो थे, एकांतर कोण, उनके पेयर इक्वल रहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, जैसे 1 का शीर्षाभिमुख है 4, 2 का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है 3 एंड 8 इज ऑपोजिट एंगल ऑफ 5, और 7 जो है वो 6 का शीर्षाभिमुख कोण है। ऊर्ध्वाधर संपूरक, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है। ये सारे पेयर आपस में इक्वल होते हैं। यह था रेखा और कोणों के बारे में। अब अंत में एक प्रश्न आप सब, यहां देखिए ध्यान से, एक चित्र बना हुआ है। इसमें रेखा खंड AB और CD पैरेलल है। A पर जो एंगल बन रहा है, दिख रहा है आपको, वह 6x, और C पर बनने वाला यह एंगल 4x है। बीच में जो एंगल बन रहा है वो 130 डिग्री का है। तो आप जरा सरल कीजिए कि
x का मान कितना हुआ, x इक्वल टू कितने डिग्री। इसके लिए आपको आधे मिनट का समय देता हूं। हमको ये पता करना है वैल्यू ऑफ x व्हेन AB इज पैरेलल टू CD, यानी AB और CD समांतर रेखाएं हैं। और यह जो बीच में कोण बन रहा है वो 130 का। x का वैल्यू अगर किसी ने सॉल्व कर लिया हो तो कृपया लिखें। डिग्री नहीं लिख पाते तो कोई बात नहीं, आंसर लिख दीजिए 130, 45 जो भी आता है। ये किसी ने किया हो तो बताइए। 20 सेकंड और है। लिखिए। अधिकांश लोग 13 डिग्री लिख रहे हैं। वैल्यू, अच्छा जी, अच्छा मुझे नहीं दिखाई देता, आपको हाँ, दिखाई देता है। प्रतिमा जी जी सिंह जी जी, सुदेश जी, जी 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 अनिल जी। कुमार जी पाध्याय, अच्छा जी जी। 13 डिग्री 13 डिग्री। अच्छा अच्छा मदन मोहन जी, जी। पूनम तो शर्मा जी इसे सब। जिन्होंने 13 लिखा है उनका एकदम सही है। कैसे लिखा तो देखिए, हम इस चित्र में एक रेखा खींचकर चित्र को पूर्ण करते हैं। ये जो रेड कलर की लाइन है ये AB और CD के दोनों के पैरेलल है। बस यहीं से अपना प्रश्न शुरू होता है कि AB और ये रेड लाइन दोनों पैरेलल हैं और ये नीचे एक ट्रांसवर्सल इनको कट कर रही है। तो इसी तरह से CD और रेड ये दोनों पैरेलल है और वो C से जो निकल रही है ट्रांसवर्सल वो इनको कट कर रही है। ये दोनों एंगल 4x संगत कोण होंगे ना, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। इसी तरह से इस ओर बनने वाले भी संगत कोण, ये 6x तो ये भी 6x। तो स्पष्ट है चित्र के अनुसार 4x प्लस 6x इक्वल टू 130। सॉल्व कर लीजिए। x 13 डिग्री अर्थात x का मान 13 डिग्री। सब ज्ञानी जन है, सबका उत्तर सही था। मुझे तो फिर भी सॉल्व करना पड़ा, आपने तो तुरंत जवाब दे दिया। यह हमारा आज का चैप्टर था, रेखा और कोण। धन्यवाद भाई साहब। बहुत ही भोमराज जी भाई साहब ने आज हमारे बीच में रेखा और कोण के विषय को बहुत सारगर तरीके से रखा हम लोगों के सामने। चलिए एक छोटा सा खेल हम खेलते हैं, क्योंकि आप बीच बीच में सारे उत्तर देते जा रहे थे, कोण लिखते जा रहे थे। और वैजंती नाथ जी पान भी बहुत कह रहे हैं, थैंक यू बोल रहे हैं आपको, नाइस बोल रहे हैं। रश्मिता जी बहुत बढ़िया। महेश पुरोहित जी कह रहे हैं नाइस सर, बहुत बढ़िया, धन्यवाद हमारे भोमराज जी के लिए, आपने ये शब्द कहे। और सीधे ही अब एक प्रश्न हम लोगों ने पूछना है रेखा अथवा कोण पर। खेल ऐसा है कि कोई प्रश्न रिपीट नहीं होना चाहिए, एक प्रश्न हमने पूछना है रेखा अथवा कोण पर। कोई एक प्रश्न, अलग अलग प्रकार से आप प्रश्न पूछना शुरू कीजिए। चैट बॉक्स में फटाफट लिखिए, एक प्रश्न, एक प्रश्न लिखिए, केवल एक प्रश्न सबने लिखना है। और प्रश्नों के प्रकार देखिए कितने आते हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, लिखिए। व्हाट इज ए एंगल, रविकुल जी लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। एक्सप्लेन वाज वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे प्रश्न पूछिए। यस, हमारे भोमराज जी को दिखाई देना चाहिए कि उन्होंने जो विषय लिया। हाउ मेनी रेज मेक एन एंगल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप ऑफ एंगल। ओके, व्हाट इज द लाइन, व्हाट इज द लाइन, रिपीट हो गया। व्हाट इज द इक्वल एंगल, व्हाट इज द रे, टाइप ऑफ एंगल, रिपीट मत कीजिए। हाउ मेनी लाइन कैन वी ड्रॉ फ्रॉम ए पॉइंट, 16 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, बहुत बढ़िया। रेखा में कितने बिंदु हैं, कोटि पूरक कोण किसे कहते हैं, वाह। देखिए एक्चुअल एंगल, व्हाट इज ए लाइन, व्हाट इज ए करस्पॉन्डिंग लाइन, रिपीट मत कीजिए। हाँ हाँ ठीक है।
जितने कोण बताए उस पर तो सारे प्रश्न हो ही सकते हैं, जितनी लाइन बताई उस पर तो हो ही सकते हैं, फिर सवाल भी उसके हो सकते हैं। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद। इस इन प्रश्नों को देखकर लग रहा है भोमराज जी भाई साहब, ये विषय को जी, काफी अच्छे से जान गए हैं, ऐसा लग रहा है। सब ज्ञानी है। अरे वाह, वाह! चलिए, चलिए, धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। और सीधे ही भोमराज जी भाई साहब का धन्यवाद करते हुए अब हम एक प्रयोग की ओर आते हैं और कोशिश करते हैं कि अब नेटवर्क की प्रॉब्लम ना हो। राजकुमार जी, आप अगर तैयार हों तो एक वीडियो चलाएं। हमारे राहुल मांझी जी के जो प्रयोग हैं उसका एक वीडियो हम देखेंगे। कुछ लोगों को नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण वीडियो और ये प्रेजेंटेशन धीमा दिखाई देता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज टू ए प्लस बी ए माइनस बी। आइए आपको इस मॉडल की सहायता से हम दिखाते हैं। ये मॉडल है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। कैसे होता है देखते हैं। देखिए, ये इसकी लेंथ ए है, इसकी लेंथ भी ए है, ए और ये ए का एक वर्ग है, मतलब ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर। अब ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम क्या कर रहे हैं, ये टोटल ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में से हम ये बी स्क्वायर है, बी का स्क्वायर है इस टुकड़े, तो इसको हम अलग कर रहे हैं क्योंकि हमें ए स्क्वायर में से माइनस करना है बी स्क्वायर को हमने माइनस कर दिया। अब जो ये दूसरे टुकड़े बचे ये रीअरेंज करके देखते हैं हम, तो ये अब जब हम दोनों को जोड़ देंगे तो ये जो लेंथ है ए है और ये जो लेंथ है ये बी है, तो टोटल मिलाकर हो जाएगा ए प्लस बी, और ये जो लेंथ है ए माइनस बी, ये रेक्टेंगल है, ये इसका लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, तो लेंथ इंटू ब्रेथ जो है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो और ए माइनस बी कैसे आया उसको भी हम देख लेते हैं। यदि ये टोटल लेंथ ए है, इसमें से यदि हम इस बी को यदि हम हटा देते हैं तो जो लेंथ बचेगा वो ए माइनस बी ही बचेगा। तो एक बार फिर से हम देखते हैं, इसको दोहराते हैं। ये ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ये टोटल ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर में से हम इस बी स्क्वायर को निकाल देते हैं, माइनस करते हैं और इसको हम रीअरेंज कर देते हैं, तो ये एक रेक्टेंगल बन जाता है। रेक्टेंगल इसका लेंथ हो गया ए प्लस बी और ये हो गया इसका ब्रेथ हो गया ए माइनस बी। तो इससे इस मॉडल से हम ये प्रूव कर दिया है कि ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। धन्यवाद। आज आपको चलिए, धन्यवाद 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 भाई साहब। राहुल जी का ये जो प्रयोग है हमने देखा, मुझे लगता है ये समझ में आया। चैट बॉक्स में लिखिए यस, समझ आ गया, यस ठीक है। नीना शर्मा जी, ओके, आयुष शर्मा जी, बढ़िया। ये छोटे छोटे प्रयोग हैं, हम अपने यहाँ पर ये बना सकते हैं, गत्तों से बना सकते हैं, कार्ड शीट से बना सकते हैं, अथवा इस प्रकार के लकड़ी के टुकड़ों से भी हम अपनी ये जो बीज गणित की सर्व समीकरण हैं ये बालकों को बड़े आराम से ये सिखा सकते हैं। तो इस प्रकार के कुछ रोचक चीजें हम लोग प्रतिदिन ये सीख रहे हैं। कल आपको बताया था कि हमें TLM बनाना है, असाइनमेंट नंबर 1 है हमारा TLM का। कुछ लोगों ने कल TLM व्हाट्सएप ग्रुप पर डाले हैं, पर बाकी भी इसी प्रकार के कुछ TLM है, चाहे वो बीज गणितीय हो, रेखा गणितीय हो, अंक गणितीय हो, इस प्रकार के कोई अच्छे TLM बनाकर। पर TLM बनाते समय ये ध्यान रखेंगे कि आपका नाम उसमें आना चाहिए, विद्यालय का नाम आना चाहिए, आपने बनाया है ये उसमें शो होना चाहिए। उसकी लिंक नरेंद्र चास्टा जी हमें आखिरी में डालने वाले हैं, TLM उस कहाँ सबमिट करना है वो लिंक आ जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आ जाएगी। कल के लिए हमारा यह असाइनमेंट रहेगा। अब सीधे ही अगले विषय के लिए हम बढ़ते हैं। हमारे बीच में उपस्थित हैं आदरणीय प्रसन्न साहू जी भाई साहब, हमारे बीच में उड़ीसा से जुड़े हुए हैं और उड़ीसा से इस विषय को हम लोगों के बीच में अखिल भारतीय सह संयोजक है वैदिक गणित के।
आज हमारे बीच में वैदिक गणित की एक नई विधा को लेकर वो हमारे बीच में उपस्थित हैं। आदरणीय प्रसन्न जी भाई साहब। सभी को नमस्कार। कल वैदिक गणित में हम जोड़ और घटाना को अभ्यास किए हैं। आज गुणा का अभ्यास करेंगे। गुणा का अभ्यास में हम निखिलम विधि का गुणा जो है इसको अभ्यास करेंगे। निखिलम विधि में कल हमारे एक वीडियो स्लाइड में देखा है, इस तरफ से 9 into 8, इसको हम 9 को कांस्टेंट रखेंगे, स्थिर रख देंगे, 8 को चेंज करेंगे, 8 को एक घटाकर लिखेंगे, 8 को एक घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। इसका साथ कोई संपर्क नहीं है, अभी 7 का साथ संपर्क है। अभी एक प्रश्न पूछेंगे कि 7 का साथ कितना जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 2। वो है हमारा सवाल। ऐसे अभी 7 into 9, 9 को स्थिर रखेंगे, 7 से घटा देंगे, 6 हो गया। अभी इसका साथ कोई काम नहीं है। अभी 6 को प्रश्न पूछेगा आपका साथ कितना जोड़ने से 9 हो जाएगा, वो आंसर देंगे 3, हो गया उत्तर। अभी हम 9 into 2, इसी तरफ से 9 को स्थिर रखेंगे, 2 को बदलाएंगे तो 1 कम कर लिखाने 1 हो जाएगा। 1 को प्रश्न पूछिए आपका साथ कितना जोड़ने से 9 हो जाएगा, वो आंसर देंगे 8। वो 1 अंक वाली जो संख्या है 1, 9, जो स्थान पर बाएं और दाएं गुणा और गुणक किसी में भी 9 रहेगा तो वो आ जाएगा हमारा उत्तर। ऐसे अभी 12 into 99, 12 into 99, 9 को स्थिर रखेंगे, 12 को कम करके लिखेंगे, 1 कम, 12 से कम है 11। वो 2 स्थान है, वो 1 स्थान था, वो 1 स्थान था, वो 1 स्थान था। अभी वो 2 स्थान है तो 2 स्थान का उत्तर आएगा। वो पहला 1 के लिए आएगा 8, इसी प्रश्न पूछेंगे। दूसरा 1 आएगा 8, हो गया हमारा सवाल। अभी हम 39 into 99, अभी 99 को स्थिर रखेंगे, 39 को 1 कम करके लिखेंगे तो 38 है। अभी 2 स्थान मिलेगा हमको, उत्तर आ जाएगा। 3 के लिए हम 6 लिखेंगे, 8 के लिए हम 1 लिखेंगे, वो है उत्तर। अभी हमारा पास 99 into 70, 70 से 1 कम करेंगे तो 69 है, 2 अंक और चाहिए उत्तर के लिए। अभी 6 के लिए हम 3 लिखेंगे और 9 के लिए 0 लिखेंगे, वो है हमारा उत्तर। अभी ऐसा हम 3 डिजिट वाला प्रश्न ले जाएंगे। 999 into 621 बराबर, वो 9993 है, वो भी 623 3 डिजिट है, 39 है, इसलिए पहले इसको 1 कम करके लिखना, 2620। अभी 3 हमारा उत्तर आएगा आगे। 6 के लिए आएगा 3, 2 के लिए आएगा 7, 9 के लिए आएगा 0, वो हमारा उत्तर है। अभी 4 डिजिट का हम ले जाएंगे, 1 2 3 5 into 9999 बराबर 1 2 3 5 को 1 कम करके लिखना, 1 2 3 4। अभी 4 डिजिट हमारा उत्तर चाहिए। 1 के लिए आएगा 8, 2 के लिए 7, 3 के लिए 6, 4 के लिए 5, वो है हमारा उत्तर। अभी किसी प्रश्न हम ले जाएंगे निखिलम विधि से। अभी डिजिट जितना डिजिट ले जाएंगे इतना 9 रहेंगे तो 1 2 3 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है। 1 अभी लिखेंगे तो 1 के लिए
8, 2 के लिए 7, 3 के लिए 6, 5 के लिए 4, 6 के लिए 3, 7 के लिए 2, 1 के लिए 8 के लिए 1 और दूसरा 8 के लिए 1। अभी इसको हम मिटा देंगे तो हमारा उत्तर। अभी दूसरा सवाल लेंगे 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 3 6 3 9 6 7 3 2 1 4 0 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अभी इसका उत्तर क्या होगा, इसको हम फिक्स करेंगे, इसको हम बदल देंगे। एक काम करके लिखने पहले 6 7 3 2 1 4 0 2 0। अभी इसको देखकर अगर हम लिख पाएंगे 3 2 6 7 8 4, इसका बाद 0। अभी वो जो है और एक 0 है तो वो है 9। अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको ध्यान दीजिए। इसके लिए 3 7 2 3 का 6 2 का 7 1 का 8 4 का 5 4 का 5 0 का 9 और 2 का 7 0 का 9, वो है हमारा उत्तर। अभी जो स्लैश नहीं देने से बच्चे क्या करेंगे, मैं अभी जैसा किया ऐसे कर देंगे, तो स्लैश दे देंगे, बाद में इस स्लैश को मिटा देंगे तो उत्तर हमारा हो जाएगा वही। किसी भी अंक बाएं गुण्य और गुणक किसी स्थान भी 9 को फिक्स करेंगे, दूसरा जो संख्या है इसको चेंज एक काम करके लिखेंगे, इसका बाद इसको एक प्रश्न पूछेगा हर अंक को किस इसका साथ कितना जोड़ने से 9 होगा, वो है हमारा सवाल। ठीक है, वो हमारा निकलन विधि है। कल हमारा जो वीडियो में दिया था, अभी थोड़ा आगे जाएंगे। 9 into 13, इसमें 999 into 13 मीन्स वो 2 अंक वाला है, 9 3 अंक वाला है। वो पहले हम इसको बाएं तरफ 0 देकर इसको 3 अंक बनाएंगे, वो एक सवाल है। अभी 3 डिजिट हो गया, एक कम करना 0 1 2। अभी इसी प्रश्न में इसको पूछेंगे, वही 9 देंगे, वो 8 देंगे, वो 7 देंगे, वो हमारा उत्तर। अभी हम 9999 into 437 436, इसमें हम पहले 0 देंगे, इसको 0 देंगे। अभी 0 के लिए 9, 4 के लिए 5, 3 के लिए 6, 6 के लिए 3, वो है उत्तर। अभी हम 0 को नहीं देने से क्या हो रहा है, देखिए 0 को हम मिटा देंगे, इसमें 0 को मिटा देंगे। देखिए वो जो 3 संख्या है वही है 3 संख्या, 1 2 3 4, 1 9 ज्यादा है, वही है 1 9। इसका बाद जो प्रोसेस है वही प्रोसेस फिर हम लेंगे तो उत्तर आ जाएगा। अभी हम 0 नहीं लेंगे, किसी भी सवाल ले जाएंगे 7 8 9 6 इंटू 99999। पहले चेक करेंगे कितना 9 ज्यादा है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 ज्यादा है, इसलिए इसमें कम करेंगे 7 8 9 5 हो गया। अभी जितना ज्यादा है इसको बीच में लिख दे। अभी उत्तर 2 1 0 4, वो है हमारा उत्तर। ऐसा हम सवाल करेंगे 6 3 2 1 9 इंटू 9999999 बराबर। अभी एक कम करना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 ज्यादा है, निशान ले लेंगे 3 के लिए। अभी 1 2 3 4 5 से कम करना, 3 2 3 6 3 2 1 8, जो ज्यादा है इसको लिखा देंगे 999। अभी इसी प्रश्न 6 के लिए 3, 3 के लिए 6, 2 के लिए 7, 1 के लिए 8 और 8 के लिए 1, ये हमारा उत्तर। अभी कम है और ज्यादा है, इसको हम ले लिया
वो दोनों प्रकार का निकलन विधि हम बाद में अभ्यास करेंगे। वही है इसका समाधान। हम देखेंगे ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। और पहला था हमारा निकलन विधि, दूसरा अभी आएंगे। ये निखिलम विधि का जो हमारे भाई साहब ने बताया है, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? सबको समझ में आ गया? राइट कर दीजिए। ओके, यस, समझ में आ गया। किसी को डाउट है तो लिखिए। यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। आप लोगों ने कहा वंडरफुल, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप तुरंत बताइएगा। ठीक, मतलब निखिलम विधि और उसके इतने बड़े बड़े सवाल, अरे बाप रे। अच्छा, श्रवण दुबे जी ने कहा समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है, श्रवणी जी बाद में करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बाकी को आ गया। ठीक, इतने बड़े बड़े सवाल कितनी जल्दी हमारे प्रसन्न जी ने हल कर दिए, वाह। चलिए अगली विधि। जी जी भाई साहब। अभी ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम को हम क्या करेंगे ना, हमारा 21 और 13 वो सवाल है, हम गुणा करेंगे। तो पहले हम ध्यान देना, बाएं से करेंगे और दाएं से करेंगे। बाएं करेंगे तो पहले बाएं हाथ से थोड़ा ऊर्ध्व करना। मैं जैसा कर रहा हूं, आप भी जहां बैठे हैं यहां अभ्यास करिए। पहले ऊर्ध्व ऊर्ध्व ऊर्ध्व, ऐसा बोलना भी मेरा साथ। दूसरा है तिर्यक, वो है तिर्यक। तीसरा है ऊर्ध्व, वो 3 प्रकार में होगा। पहला ऊर्ध्व बाएं तरफ से मीन्स ओ 1 2 जा, ऊर्ध्व मीन्स 1 2 जा मीन 2। अभी तिर्यक वो गुणा होगा, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, 6 + 1 7। अभी लास्ट है दाईं तरफ का ऊर्ध्व, 3 1 जा 3, वो है हमारा आंसर। दूसरा है 2 3 1 2, वही हम लेफ्ट से राइट करेंगे, वो भी लेफ्ट से राइट किया। अभी पहले बाएं से ऊर्ध्व, 2 1 2 जा 2, तिर्यक 1 3 जा 3, 2 2 जा 4, 4 3 एडिशन 7। अभी हमारा शेष काम है ऊर्ध्व। ऊर्ध्व मीन्स 2 3 जा 6, वो है हमारा आंसर। अभी हम लेंगे 4 3 1 1। पहले ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मीन्स 4 1 जा 4। इसका बाद याद करेंगे तिर्यक, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 4 3 7। अभी बाकी शेष काम है ऊर्ध्व, 1 3 जा 3, हो गया आंसर। अभी वो छोटा डिजिट ले रहा है, 1 2 3 ऐसा है, इसलिए हम बाएं से दाएं कर रहे हैं। अभी हम दाएं से बाएं करेंगे, 4 3 1 2 3 1 3। अभी हम दाएं से बाएं करेंगे, तो पहले ऊर्ध्व करेंगे, दाएं से स्टार्ट, तो दाएं ऊर्ध्व करेंगे, 3 3 जा 9। इसका बाद आएगा तिर्यक, 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 6 + 3 इसका लो 9। और शेष काम है लेफ्ट साइड बाएं तरफ का ऊर्ध्व मीन्स 1 2 जा 2, वो है आंसर। अभी हम बड़ा बड़ा डिजिट लेंगे, वही लेफ्ट से राइट दिया, अभी राइट से लेफ्ट करेंगे, 4 2 2 3। अभी दाएं से बाएं करेंगे, ऊर्ध्व पहले 3 2 जा 6, अभी 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 12 + 4 16, कैरी 1। हासिल हम बोलते हैं, 1 को हासिल यहाँ बोलते हैं वैदिक गणित में, कैरी नहीं बोलेंगे, हासिल बोलेंगे। अभी शेष काम है लेफ्ट साइड का ऊर्ध्व मीन्स 2 4 जा 8, ओ +1 = 9, 9 6 6, वो है हमारा उत्तर। अभी 2 5
3 2 पहले दाएं से बाएं, पहले ऊर्ध्व मीन्स 2 5 जा 10 कैरी 1 हासिल 1। अभी तिर्यक 2 2 जा 4 3 5 जा 15 5 15 प्लस 4 19 प्लस 1 20। और शेष काम है लेफ्ट साइड का ऊर्ध्व मीन्स 3 2 जा 6 6 2 8 हो गया हमारा आंसर। अभी ऐसा हम 3 डिजिट का अभ्यास करेंगे। 2 डिजिट हमारा हो गया अभ्यास, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट। अभी हम ऊर्ध्व तिर्यक हमारा 3 डिजिट करेंगे। 1 2 1 2 1 1। पहले ध्यान देंगे, पहले ऊर्ध्व, इसका बाद तिर्यक, इसका बाद क्या करेंगे थर्ड स्टेप में मालूम है। 1 2 3 1 2 3 हमारे साथ उत्तर आएगा 1 2 3 2 1 मीन्स 5 डिजिट का आंसर आएगा। इसको ध्यान से देखिए, पहले 1 मीन्स वो लेफ्ट से राइट करेंगे। 1 मीन्स 2 और 1 गुणा करेंगे, 2 और 1 ऊर्ध्व में गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। 2 मीन्स 12 and 21 12 and 21 और 2 मीन्स 12 and 21। इसको हम तिर्यक करेंगे। 2 2 जा 4 1 2 1 1 जा 1 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अभी हो गया 3 121 211। तीनों को करेंगे 3 डिजिट। कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान दीजिए। वो फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। इसको हम ध्यान करें, फर्स्ट को थर्ड का गुणा करेंगे, फर्स्ट को थर्ड का साथ गुणा करेंगे, वो है इधर का फर्स्ट, फर्स्ट को फिर थर्ड का साथ गुणा करेंगे और सेकंड सेकंड गुणा करेंगे। वो जो लिखा है इसको ध्यान में, पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट थर्ड, बाद थर्ड फर्स्ट लिखेंगे भी ठीक हो जाएगा। थर्ड फर्स्ट, फर्स्ट थर्ड, थर्ड फर्स्ट, सेकंड सेकंड। और एक बार देखिए, फर्स्ट थर्ड, थर्ड फर्स्ट, सेकंड सेकंड। तब ध्यान दीजिए, 2 1 जा 2 1 1 जा 1 2 प्लस 1 3 1 2 जा 2 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। और एक बार देखिए, फर्स्ट थर्ड, थर्ड फर्स्ट, सेकंड सेकंड, फर्स्ट थर्ड, थर्ड फर्स्ट, सेकंड सेकंड। अभी 2 1 जा 2 1 1 जा 1 2 प्लस 1 3 1 2 जा 3 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। अभी हमारा 3 का काम समाप्त। अभी हम 2 का करेंगे। 2 मीन्स दाएं भाग का 2 मीन्स 21 गुणा 11, 21 गुणा 11, 21 गुणा 11 को क्या करेंगे ना तिर्यक, 2 आएंगे तो तिर्यक करेंगे। तिर्यक में क्या 1 1 2 जा 2 1 1 जा 1 2 प्लस 1 इक्वल टू 3 और 4 प्लस हो गया। अभी 1 है, 1 मीन्स 1 1 जा 1, वो है हमारा उत्तर। और ये 3 अंक वाली गुणा ऊर्ध्व तिर्यभ्याम प्रयोग से। अभी हम और एक सवाल लेंगे। 2 1 2 1 2 1। पहले ऊर्ध्व लेंगे, 2 1 2 1 1 2 जा 2। इसका बाद तिर्यक लेंगे, 2 2 जा 4 1 1 जा 1 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। अभी 3 सवाल लेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड लेंगे 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 प्लस 2 इक्वल टू 6। थर्ड सवाल हो गया। अभी फोर्थ सवाल, दाएं भागे 2 लेंगे, 12 21 तिर्यक करेंगे, 1 1 जा 1 2 2 जा 4 4 प्लस 1 इक्वल टू 5। और शेष है 5 स्टेप्स जो 1 1 मीन्स 1 2 जा ऊर्ध्व 2, वो है हमारा उत्तर। अभी 3 2 1 1 1 2 1 3 जा 3 1 2 जा 2 3 1 जा 3 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। अभी 1 1 जा 1 3 2 जा 6 6 प्लस 1 7 1 2 जा 2 प्लस 8। अभी 1 1 जा 1 2 2 जा 4 4 प्लस 1 इक्वल टू 5
2 1 जा 2, इसको ध्यान देना चाहिए। ऐसा जितना भी बड़ा सवाल अभी लगे, हम पढ़ाई का टाइम में सभी आचार्य ध्यान देना चाहिए, सवाल को छोटा करना, डिजिट छोटा करना। अभी जितना बड़ा ले जाएंगे बच्चे कर पाएंगे। अभी हम थोड़ा एक मिनट, ये 35,952 लिख रहे हैं सब लोग। हाँ 35,952, एक बार थोड़ा चेक करिए सब। 35,952 952। वो 6 और 2 हम ठीक है। ओके यस ठीक है। यस यस, कोई बात नहीं, चलिए कंटिन्यू भाई साहब। सही है उत्तर। जी जी जी। अभी हम दाएं से बाएं करेंगे। अभी 2 3 1 2 1 3। अभी दाएं से बाएं करेंगे, वही ऊर्ध्वकाम। 3 1 जा 3, वो है 9, वो है 1 10 0 हासिल 1। अभी वो है 6, वो है 2 6 2 8 8 3 11 1 12 कैरी 1 हासिल 1 1 2 जा 2 2 3 जा 6 6 2 8 1 9 2 2 जा 4, वो है आंसर। अभी वो राइट से लेफ्ट भी वही काम है। दूसरा सवाल लेंगे। 3 2 2 2 3 4। अभी 4 2 जा 8, वो है 6, वो है 8 8 6 13 क्या हासिल 1। अभी वो 12, वो 4 18 18 प्लस 6 18 प्लस 6 24 प्लस 1 25। अभी 2 डिजिट लेंगे। 32 और 23, वो है 9, वो है 4 9 4 13 13 2 15 क्या हासिल 1 3 दूनी 6 6 1 7, वो हो गया हमारा उत्तर। तेनु 7 5 5 4 8, वो है हमारा ऊर्ध्व तिर्यक भाग 3 अंक वाली जो अंक है इसका उत्तर। अभी हम 4 अंक वाला देखेंगे। पद्मिनी जी, नीना शर्मा जी ने सबसे पहले उत्तर दे दिया, ये बहुत बढ़िया, धन्यवाद नीना शर्मा जी। पद्मिनी अभी जी 4 डिजिट में क्या होगा? 1 2 3 4 3 2 1। इसको देखेंगे तो उत्तर मिल जाएगा लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट। किसी भाग में करेंगे तो 1 2 3 4 3 2 1, इसको ध्यान देना चाहिए। पहले हम 4 2 4 3 1 4 3 1 2 इसका गुणा करेंगे। पहले 1, इसको डालेंगे 1 4 1 जा 4। इसके बाद 2 2 मींस 31 और 34 तिर्यक करेंगे। 4 3 12 12 3 15 क्या हासिल 1। इसके बाद 3 4 3 1 1 3 4, वो है 16, वो है 1 17, वो है 9 26 26 प्लस 1 27। और एक बार देखिए, वो है 16, और 1 17, वो है 9, हो गया 26 क्या हासिल 1 27। अभी 4 डिजिट वाला क्या करेंगे? अभी इसको लेंगे 4 को। 4 डिजिट क्या लेंगे ना? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 5 सेकंड थर्ड फोर्थ। तेणु फर्स्ट को 4 4 को फर्स्ट, 2 को 3 3 को 2, वो सब प्लेस लिख दिया। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस। इस नीचे का फर्स्ट है तो ऊपर का 4 लेंगे, नीचे का 4 लेंगे तो इसका सेकंड लेंगे, वो है 1, इसको एडिशन करना। फिर सेकंड लेंगे तो थर्ड लेंगे, थर्ड लेंगे तो सेकंड लेंगे, वो दोनों को गुणा करके भी एडिशन करना। इसको ध्यान देना, इतना काम है। अभी वो 4 वो 1 है, 2 1 जा 2, 4 2 जा 6, और 4 2 जा 8, 8 2 है 10, और 10 लिख देंगे। इसका 1 3 जा 3, वो है 12, 12 3 15, वो है 25। इसका हम जितना हुआ 25 के साथ 2 एडिशन करेंगे, वो है 27। और एक बार देखिए, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, हो गया 10, 1 3 जा 3, 4 3 जा 12, हो गया 15, एडिशन है 25, 25 प्लस 2 इक्वल टू 27। इसको ध्यान देना। अभी 3 डिजिट वाला हमको याद है, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 4 1 जा 4, वो है 16, और 2 18 हो गया। अभी 2 वाला
हम त्रिज्या करेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 8 2 10 प्लस 1 11। अभी लास्ट में है ऊर्ध्व 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, वो है हमारा आंसर। अभी 4 डिजिट जैसा है 5 डिजिट वैसा करेंगे 1 2 3 4 5 4 3 2 1, इसको ध्यान देना चाहिए 5 डिजिट में। अर्थात 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट हम याद किया। अभी 5 डिजिट का मैं यहाँ ले 1 का 5, 5 का 1, इसका बाद 4 का 2 का 4, 4 का 2 और 3 का 3, इसको याद करेंगे। सभी को आर करके ले देंगे तो हो जाएगा, गुणा करके आर करेंगे तो सभी गुणा होगा और सभी आर हो जाएगा। तो उत्तर जितना आएगा वो है 5 स्टेप वाला। ऐसे 6 स्टेप वाला 1 6 2 5 4 3 ऐसा भी करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएंगे। तेणु वो है हमारा ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान। अभी हम थोड़ा चर्चा करेंगे अंतर्देश केपी, दो तीसरा था अंतर्देश केपी। इसमें एक हम मिनट, सबको ये विधि समझ में आ गई सभी को? ये विधि समझ में आ गई। दूसरी जो विधि बताई भाई साहब ने, ऊर्ध्व तिर्यक। ओके ओके, यस, ठीक ठीक, ओके। अभी ऊर्ध्व तिर्यक ध्यान का बाद आएंगे अंतर्देश केपी। अंतर्देश केपी में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 2 5 2 5 और गुणा करेंगे, मीन्स इकाई घर दोनों का जोड़ 10 होना चाहिए और वो दोनों सेम होना चाहिए, ढाई घर सेम होना चाहिए। तो क्या करेंगे, वो दोनों को गुणा करेंगे 25 हो जाएगा। इसका साथ प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 + 2 = 6 हो जाएगा। वही हमारा उत्तर। अब हम करेंगे 2 7 2 3, देखिए वही है, ढाई घर समान है, इकाई घर का एडिशन 10 है। अभी हम क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे तो 21 है। इसमें प्लस 1 करेंगे 3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, वो हमारा उत्तर। अब हम करेंगे 3 4 3 6, अभी 6 इसको गुणा करेंगे, 6 4 जा 24, 3 + 1 = 4, 4 3 जा 12, वही हमारा उत्तर। अभी 8 9 81, इसको देखेंगे 9 1 जा 9, देखिए यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है। इकाई गुणा करने से 2 डिजिट है, किंतु 9 1 जा 9 सिंगल डिजिट है। इसको ध्यान देना चाहिए, जब गुणा में सिंगल डिजिट आएगा बाएं तरफ 0 लगाना, 0 नहीं लिखेंगे, नहीं तो उत्तर गलत हो जाएगा, इसको ध्यान देना चाहिए। अभी इसका प्लस 1 होना चाहिए, 9 9 × 8 72, वही हमारा उत्तर। अभी हम लेंगे 71 79, और सवाल को देखिए 9 1 जा 9, 9 मीन्स 0 9 लिखना चाहिए। बोल देंगे 9 ठीक है, लिखना टाइम में 0 9 याद करके लिखना। वो प्लस 1 है 8, 8 + 7 56, वो है हमारा उत्तर। वो है हमारा अंतर्देश केपी का पहला भाग है, जो ढाई घर सेम होगा और इकाई घर एडिशन करेंगे तो 10 हो जाएगा। अभी हम थोड़ा, वो बेस 10 है, एडिशन में 10 होगा। अभी वो जो बेस आधार हम बोलते हैं वो 10 है। अभी हम 100 करने का है, 100 कैसे होगा थोड़ा ध्यान दीजिए। 2 0 2 2 9 8, थोड़ा ध्यान दीजिए, मैं निशान दे दिया। वो दोनों सेम है, वो दोनों का एडिशन 100 है, तो वही सूत्र काम करेंगे। किंतु ध्यान देना चाहिए, किसी 4 अंकों को 2 अंकों को 2 अंक के गुणा करेंगे तो दाएं भाग में 4 डिजिट आएंगे। हमारा उत्तर क्या देखिए थोड़ा, 2 8 16 हासिल 1, 9 दूनी 18, 18 के 19, 196 उत्तर। एक स्थान खाली है,
इसको हम भरेंगे। कैसे भरेंगे? जीरो देकर भरेंगे, रोज जीरो देंगे। अभी वही काम है, 2 + 1 = 3, 3 2 6 हो गया हमारा उत्तर। अभी हम करेंगे 301,399, वही सवाल है। 9 + 1 100 और 3 3 2.5 में सेम है। क्या करेंगे? मालूम है 99 × 1 = 99। 4 डिजिट होना चाहिए। अभी 2 डिजिट हमको मिला है। क्या करेंगे ना, जीरो लगाएंगे। कितना जीरो लगाएंगे? 2 जीरो लगाएंगे। अभी 3 में +1 करेंगे तो 4 4 3 12, वो है उत्तर। अभी 120099। अभी ध्यान देंगे, थोड़ा बड़ा प्रश्न देंगे। 400002 वो है 49998। इसका उत्तर देंगे। ध्यान देना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 स्थान का उत्तर आएगा। इसको ध्यान देना चाहिए। 2 2 4 2 6 2 8, तो 2 8 16 हासिल 1, 9 दूनी 18, 18 को 19, 1 9 दूनी 18 को 19, 1 9 दूनी 18 को 19, वो कितना डिजिट आएगा? 4 डिजिट। 5 डिजिट का उत्तर। कितना स्थान खाली है ना? 3 स्थान में जीरो भरेंगे, वही है 20, हो गया उत्तर। तो जितना भी सवाल आएगा वो है हमारा आधार। 100 10,000 आधार है। वो जो संख्या का आधार है 10,000। ऐसे हम अंतर्देशीय केपी का उत्तर ले सकते हैं। आधार 100, आधार 1000, 10,000, 1 लाख, 1 लाख से अधिक भी हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो है अंतर्देशीय केपी। अभी हम थोड़ा इसका जो विपरीत क्रिया है, हम इसका उत्तर अभी मिला है हमको 2723। तो क्या मिला ना? 7 3 दूनी 7 21, 2 + 1 3, 3 2 6, वो उत्तर आया। अभी हम प्रक्रिया को बताएंगे। अभी 73 है, 2 2 है, इसको क्या करेंगे? अभी इसी काम करेंगे। वो दोनों को पहले गुणा करेंगे। वो 2.5 घर 10 है, 1 घर सेम है, तो 2 2 0 4 लिखेंगे। 4 आएगा तो 0 4 लिखेंगे। ये 7 2 7 3 गुणा करेंगे 21। कोई एक 2 को, दोनों 2 सेम है 1 घर में, इसको एडिशन करेंगे तो 23 उत्तर है। 2 3 0 4। अभी हम करेंगे 8 2 7 7, वो है 39, तो 39 आएगा उत्तर। अभी 8 दूनी 16, 16 7 23, वो है हमारा उत्तर। अभी ध्यान देना 19 6 और 16, वो 636, वो आएगा राइट साइड का उत्तर। अभी 1 9 9, 9 + 6 = 15, 15 36 हमारा उत्तर। अभी सवाल है 3 9 3 7 9, वो है 81, 7 21 9 30, वो है उत्तर। अभी अंतर्देशीय केपी का जो दूसरा भाग है, 2.5 घर 10 समान होगा, 1 घर एडिशन 10 होगा। तो इसी प्रकार से हम जो वैदिकगण का 3 सवाल है, पहला था हमारा निखिलम विधि, दूसरा था ऊर्ध्व तिर्यंभाम, दूसरा था अंतर्देशीय केपी। वो 3 का जो सवाल था आज समाप्त हो गया। सभी को नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब। प्रसन्न जी, आज आपने तो जो है बहुत आनंद के साथ दिल जीत लिया, जिसको कहते हैं ना। अभी तक हमने सुना था कि वैदिक गणित से जो है कैलकुलेटर को भी मात कर सकते हैं, पर यहाँ तो आज प्रसन्न जी ने इतने लंबे लंबे सवाल इतने सरल तरीके से बचता है। क्या मत है आपका? चैट बॉक्स में लिखिए। अच्छा,
अति सुंदर भाई साहब, बहुत बढ़िया। मदन मोहन जी बहुत बढ़िया, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस, नाइस, बहुत बढ़िया। उनके लिए जो है एक बार क्या बोलते हैं, ताली बजाने की इच्छा हो रही है ना आप सभी को। ओके, तो अपन ताली बजाएंगे। आप अनम्यूट कीजिए सब, ताली बजाइए एक बार। जी, 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 जी। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। ताली बजा। हाँ, ये जो है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बस 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 हो गया जी जी जी। ये जो ताली है मतलब हम लोगों को थोड़ा नींद भगाने के लिए काफी है। और धन्यवाद। और ये जो सारे सूत्र हैं, ये कितने सरलता से हम लोगों के बीच में हैं उपस्थित। इसलिए वैदिक गणित की आवश्यकता को हम समझें, हमारे बच्चों में वैदिक गणित की रुचि जगाएं। ये कोई विद्या भारती का विषय नहीं है, ऐसा कोई विद्या भारती आग्रह कर रही है, ऐसा हम लोगों का विषय बने, गणित के आचार्यों का विषय बने। और वैदिक गणित को हमने स्थापित करना चाहिए इस पूरे उसमें। मुझे लगता है ये सब हमारे जो गणित के आचार्य हैं उनकी भूमिका है। इसलिए वैदिक गणित को पूरे देश भर में अपने बच्चों के बीच में स्थापित करें। इसका प्रण भी हम इन 7 दिनों में लेते चलेंगे। धन्यवाद भाई साहब। आदरणीय प्रसन्न जी, हमारे बीच में डॉक्टर देवेंद्र राव जी भाई साहब हैं उपस्थित। देवेंद्र जी भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? देवेंद्र जी भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? तब तक राजेंद्र परमार जी हमारे बीच में आज का एक पहेली लेकर आ रहे हैं। देवेंद्र राव जी भाई साहब अंत में कुछ कहेंगे? राजन जी, एक पहेली आपकी। राजन जी की एक पहेली। राजन जी अनम्यूट कीजिए। चलिए, जी देवेंद्र जी भाई साहब। राजन जी परमार, राजन जी को होस्ट करिए भाई। राजन जी अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। जी जी जी, स्टार्ट करिए। हाँ जी नमस्कार। जी। हाँ नमस्ते, क्या होगा? जी जी जी, एक मिनट हाँ राजन जी रुकिए। राजन म्यूट जी किया। रुकिए। जी जी, रुके हुए। नमस्कार। जी ये अभी प्रसन्न जी ने जो विषय रखा है, तो विद्या भारती में वैदिक गणित के 25 वर्ष हो गए, तो इनके अभ्यास को आपने देखा कितने तीव्र गति से ये कर सकते हैं। और ये सब वैदिक गणित के सूत्रों की विशेषता है वास्तव में। और राकेश जी ने कहा कि भाई इसको जितना व्याप हम कर सकते हैं तो उतना बढ़ाना, फिर धीरे धीरे निश्चित रूप से आप सब भी ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए ये कठिन नहीं है, और कुल मिलाकर गणित आनंददायी है। ये हमारे ध्यान में आ ये अनुभूति विद्यार्थियों को कराना। तो धन्यवाद। अब राजेंद्र जी और एक पहेली आनंददायी, उसका भी आनंद लीजिए। नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब, देवेंद्र जी भाई साहब। और आपका स्नेह और आपका परिश्रम जो पूरे देश भर में आपने इतने वर्षों से किया है, बड़ा प्रयास करके वैदिक गणित को आपने देश भर में स्थापित किया है। और ये सारे वैदिक गणित के और ये गणित के सारे आचार्य आपकी इन भावनाओं को ध्यान में रखकर पूरे देश में बच्चों के बीच में वैदिक गणित को स्थापित करने का काम करेंगे। राजन जी परमार के बीच में पहेली के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ। राजन जी। जी जी, नमस्ते भाई साहब नमस्कार। को। सभी के लिए नमस्कार। प्रतिदिन की भांति आज तीसरी पहेली लेकर के मैं आपके समक्ष हूँ, और शीघ्र ही पहेली अपने सम्मुख आ रही है। बहुत छोटी सी पहेली है, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि सभी इसका सही उत्तर देने की कोशिश कर पाएंगे। हमारी स्क्रीन पर ये पहेली दिखाई दे रही है, मैं पढ़ता हूँ इसको, आप लोग तब तक ध्यान रखिए। प्रत्येक बंदर 5 मिनट में 5 केले खाता है, तो बताओ 4 बंदरों को 4 केले खाने में कितना समय लगेगा। एक और प्रश्न इसके साथ में जुड़ा हुआ है कि साथ में बताइए कि 30 मिनट में 30 केले खाने के लिए कितने बंदर चाहिए। शीघ्रता से हम लोग विचार करें। 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्नों को ध्यान रखिएगा।
और जिनका संभवतः समाधान निकल जाए वो चैट बॉक्स में लिखते जाइए, उत्तर दे जाएंगे। वाह, आज तो बंदरों को केले खिला दिए राजन जी आपने। चलिए, पर केले सामने दिख रहे हैं तो मुंह में पानी आ रहा है, पर बाकी आप लोग सवाल हल करते जाएं। हाँ हाँ जी 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 जी। बिल्कुल बिल्कुल करते जाइए। चलिए, हाँ 30 सेकंड का समय है। 4 वाह, उत्तर आ रहा है, 30 मिनट दे रहे हैं। कुंदन कुमार जी 4, कपिल चंद्र कितने बंदर चाहिए? वो लास्ट में ये था। जी जी, किसी ने 1 लिखा है, 4 लिखा है, 30 लिखा है, 4 लिखा है, और ठीक है। 5 4 30, 4 1 4 1 30, 4 1 30 बंदर चाहिए, 1 1 चाहिए, 5 चाहिए। मनीष जी लिख रहे हैं 4 1, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट, 4 1 5 6 लिखा है। चलिए समय अप करते हैं। चलिए, जिन्होंने 1 1 लिखा है, थोड़ा सा बताने की कोशिश कीजिए। आपने 1 1 कैसे निकाला? जिन्होंने 1 1 यहाँ उत्तर लिखा है, बताएं कोई भी अनम्यूट करके अपने आप को। गोपाल अनम्यूट जी कर लीजिए, व्यास अनम्यूट कर जी, सकते हैं। अपने आप को कर ले, वो बताएं जरा कैसे आपने 1 1 निकाला, थोड़ा समाधान मिलेगा। जी सर एक बंदा 1 मिनट में अभी बोलिए बोलिए बोलिए। बोले बोलो। परिणीता, हाँ परिणीता, बताएं बताएं। राधा कृष्ण हाँ, दास जी बताइए। आपका उत्तर सही के करीब है, पर बताएं कैसे निकाला आपने। ममता, इन्होंने भी सही लिखा है, पर बताएं कैसे आया, सबको भी ध्यान में सर आएगा। एक बंदर काफी होगा। जी जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, 1 बंदर काफी होगा, पर उसको बताएं लोगों को कैसे काफी होगा। चलिए, बढ़िया बताएं बढ़िया। बताएं, चलिए। जय श्री राम भाई साहब। जी जी, हाँ बोलिए हाँ बोलिए। बताएं बताएं कैसे। भाई साहब, प्रत्येक बंदर 5 मिनट में 5 केले खाते हैं, मतलब 1 मिनट में 1 केला। जी जी तो 4 बंदर 4 बंदर 4 केले को 1 मिनट में खाएंगे, बिल्कुल ठीक, एकदम अच्छा। और जी 30 जी मिनट में 30 केले खाने के लिए 1 बंदर लगेगा भाई साहब। 1 मिनट में हाँ, 1 केला। बहुत सुंदर। चलिए चलिए, भूपेंद्र इसके नीचे समाधान गरेवाल जी है। ने बताया, और भूपेंद्र हाँ जी ने बताया, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद राजन जी। और निश्चित रूप से कोई फॉर्मूला लगा होगा इसमें। अनम्यूट कर लीजिए राजन जी, अनम्यूट कर लीजिए। राजन जी हाँ, ने कोई जी कोई बिल्कुल बिल्कुल कोई हाँ सही फॉर्मूला है। लगा होगा। जी हाँ ठीक, धन्यवाद धन्यवाद भाई साहब। और ये पहेली हमारे लिए आज रोचक रही है। अगले क्रम में हम बढ़ते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया कि टीएलएम हमें कल बनाकर प्रस्तुत करना है। टीएलएम की लिंक नरेंद्र चास्टा जी ने डाल दी थी, एक बार फिर डाल देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप पर जिनने लिखा है कि नहीं जुड़े हैं, व्हाट्सएप की लिंक भी डाल देंगे। अभी यहाँ हमें समूह चर्चा के लिए जाना है। 10 मिनट का हमारा समय होगा। समूह चर्चा का विषय हमारे सामने ये आ रहा है। समूह चर्चा का हमारा विषय देखिए, आज का हमारा बड़ा रोचक विषय है। और विषय क्या है? गणित का प्रभावी शिक्षण। कल हमारा जो विषय था कि गणित, दैनिक जीवन में गणित, और आज का हमारा विषय है गणित का प्रभावी शिक्षण। समूह में बटेंगे। कौन कौन तैयार है कि हाँ मैं इस समूह को, अपने समूह को लीड करूंगा? चैट बॉक्स में लिख दीजिए एक बार कि मैं लीड करूंगा। तो जैसे ही जाएं, वहां जाते से ही काम अपना शुरू करें। सबको अनम्यूट करें, वीडियो ऑन करवाएं और चर्चा जारी रखें। यस लिखिए। परिणीता ओझा जी कह रही मैं लीड करूंगा। ठीक 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 ठीक। और लिखिए लिखिए। मेरी आवाज नहीं हो रही।
नहीं नहीं चलिए हो गया फन। राजकुमार जी ग्रुप बनाइए। राजकुमार जी ग्रुप बनाइए। दस ग्रुप बनाइए। ओके 10 ग्रुप में हम जा रहे हैं अब सीधा। ठीक 10 ग्रुपों में हम सम्मिलित होंगे और ये ज्वाइन कीजिए। आपके हाथ में ज्वाइन का बटन आया है, उससे ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन
हेलो 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 जी बहन जी, रखें अपना विषय। हाँ सर बोलिए। रखिए विषय। क्या भी समझा नहीं सर। प्रभावी शिक्षण के विषय में विषय रखना है। कक्षा कक्ष हाँ में सर। हाँ हाँ सर। कक्षा कक्ष में प्रभावी शिक्षण। हाँ सर। तो इसमें अपना अपना विषय सबको अपने अपने विचार रखने थे। बहुत से भाई साहब ऐसे हैं जिनके माइक म्यूट हैं, तो सब लोग अपना अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। सर मोबाइल। जी नमस्कार जी। जी भाई साहब बोले। मैं कासोजो भूषण हूँ, हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी भाई साहब। विषय क्या है? विषय है प्रभावी शिक्षण के विषय में। कक्षा में प्रभावी शिक्षण कैसा रहना है? हाँ, कैसा हो। अच्छा। जी, तो इसी विषय में सबको ब्रेकआउट है ना ये? ब्रेकआउट है, सबको आपस में चर्चाएं करनी है। हाँ जी जी बोलिए भैया, सभी बोलिए, एक एक बात बोलिए, समय जाते रहते। जी जी भूपेंद्र जी। गरेवाल। भूपेंद्र गढ़ेवाल, बैतूल एमपी से। हाँ भाई साहब, प्रभावी शिक्षण के लिए सबसे जरूरी है अपनी स्वयं की तैयारी और शिक्षण सहायक सामग्री TLM, हाँ ये वही है। हाँ और उसका प्रयोग आप किस तरह से करते हैं, तो ये बहुत आवश्यक है प्रभावी शिक्षण के लिए। हाँ। हमारा टीम लीडर कौन है? अपन सब लोग जो हैं वो ब्रेकआउट रूम बाहर हैं, रूम से बाहर हैं। ब्रेकआउट में वैसे ही रहता है। हमारा टीम लीडर कौन है अभी? उधर टीम प्रस्ताव लीडर नहीं करना है अभी, कि प्रस्ताव करने की अभी टीम लीडर रहना है ना? रूम भाई के साहब, लिए आया था। भाई साहब अपने आप में निश्चित कर लिया जाए ना, किसी को बना लिया जाए। अभी रहो खुशवंत जी। जी जी खुशवंत, प्रभावी शिक्षण के लिए सही वक्त पे हमारा TLM प्रेजेंट करना है। जी 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 और वो विषय तो रहना है। जी वो जी TLM भी अच्छा रहना है। जी जी वो एक्टिविटी बेस्ड, चाइल्ड सेंटर्ड, आनंददायक, जी जी या पूरा ऐसा रहना है। ये लेवल पे वो प्री प्राइमरी, प्राइमरी, हाई स्कूल पे अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्रेजेंटेशन रहना है। ये मेरा मन से आपको बोल रहा हूँ मैं। ये तो जब भी हमारा कक्षा विद्यार्थी भाई बहन अच्छा सीखने की मौका मिलेगा। जी जी वही है। भाई साहब आप हैं कहाँ से? मैं हैदराबाद से बात कर रहा हूँ। जी जी हैदराबाद। आप कहाँ भैया? भाई साहब मैं MP सतना से हूँ। सपना? हाँ? सतना? सतना MP। हाँ MP, मध्य प्रदेश, सतना से। जी जी सतना से। पूर्णिमा बहन बोलिए। चलिए। नमस्ते राकेश भैया, राकेश शर्मा जी। नमस्कार नमस्कार भूषण जी। नमस्ते नमस्ते। हैदराबाद में नमस्ते। अभी अच्छा है। अभी कोरोना से कोई भी हाँ है, सभी है। मैं तो खुश हूँ अभी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी इतने लोग जुड़ नहीं पाए थे, घूम रहे हैं। बंद तो कर दिया भाई साहब। प्रसन्न है, नमस्कार। हाँ नमस्कार, नमस्कार सभी को नमस्कार। ओके, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और यह जो है हमारा समूह चर्चा का आनंद लिया आपने। फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए कैसा लगा आपको, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए कैसा सब लोगों ने भाग लिया। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। चैट बॉक्स में आपने सबने लिखा, चैट बॉक्स में लिखा, आपने लिखते जाइए, लिखते जाइए, बहुत बढ़िया, धन्यवाद धन्यवाद। और चलिए, एक दो लोग कोई बोलेंगे, क्या अनुभव रहे? चलिए, कुछ एक दो लोग जो ग्रुप लीडर रहे वो फटाफट अनम्यूट करके बोलिए कैसे अनुभव रहे। ग्रुप लीडर बोलिए, अनम्यूट कीजिए। जी श्रीमान। जी बोलिए बोलिए बोलिए, जी 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 बोलिए। जी सर, जी श्रीमान, मैं रूम नंबर 5 में था। जी जी जी। और मेरे रूम में सभी ने बहुत ही अच्छे ढंग से गणित के प्रभावी शिक्षण को बहुत ही अच्छे ढंग से बताया। वाह वाह जी, अभिजीत जी। और सभी ने पार्टिसिपेट किया, सभी ने कुछ न कुछ अपने उसमें बताया। अच्छा, मतलब आज झिझक खुल रही है, आज बोलना शुरू किए हैं लोग। जी श्रीमान जी। चलिए चलिए, और कोई ग्रुप लीडर बोलिए, और कोई ग्रुप लीडर। जी जी भाई साहब, राहुल जी। जय श्री राम भाई साहब। जी बोलिए। भाई साहब, हमारे ग्रुप में भी अच्छा रहा, सभी लोगों ने खुलकर अपने विषय रखे, प्रभावी शिक्षण के जीवन विषय। लाल जी कुशवाहा अनम्यूट किया हुआ है। सुरेंद्र जी वाजपेयी कोई बोलना चाहते हैं? जीवन लाल जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। जी भाई साहब, आवाज नहीं आ रही। ओके ओके, हेलो। जो चैट बॉक्स में लिख सकते। जी जी। जी, आवाज आ रही है? जी भाई साहब, आ रही है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नेट की आज थोड़ी ज्यादा प्रॉब्लम थी। ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम है आज सबको ही है, मुझे भी आ रही है। मेरा नेट पर चलिए, इस आनंद को अपन और बढ़ाते जाइए। और हमारे आज का दिन हमारा अंतिम समय में पर है, और सीधे ही अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ नरेंद्र शास्त्री जी को कि यहाँ क्विज डाल दें। क्विज आज की, नरेंद्र शास्त्री जी क्विज डाल दीजिए। ये आ गई हमारे सामने क्विज है। इस क्विज को हमारे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भी होगी। जो अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं जुड़े हैं, कृपया व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। कल आपको अपने TLM वहां सबमिट करने हैं व्हाट्सएप ग्रुप पर। और नरेंद्र शास्त्री जी यहाँ कल के असाइनमेंट के लिंक भी डाल रहे हैं, फिर से डाल दीजिए एक बार लिंक। ये दोनों लिंक आप सेव करके रख लीजिए, और ये व्हाट्सएप ग्रुप पर भी रहेंगे। इसको भर लीजिए, हमारी प्रश्नावली आज पूरी होनी चाहिए। और कल का जो अपना असाइनमेंट है एक है, वो कल तक पूरा कर लीजिए। ये देखिए आपके सामने असाइनमेंट एक है TLM मेकिंग का। अच्छा TLM बनाइए, बहुत बढ़िया TLM बनाइए। आज का सत्र हमारा यहीं समाप्त हो रहा है, और अंत में शांति मंत्र होगा। कल ठीक समय पर फिर हम जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सबका आभार, धन्यवाद। आदरणीय भोमराज जी भाई साहब का बहुत आभार, आदरणीय देवेंद्र जी भाई साहब, आदरणीय प्रसन्न जी, सभी लोग बहुत मेहनत करके, राहुल माझी जी, राजेंद्र परमार जी, इन्होंने बहुत मेहनत करके जुड़े रहे, तो सारी काम किए। कल फिर ठीक समय पर हम लोग जुड़ेंगे। TLM पूरा कीजिए और प्रश्नावली पूरा कीजिए। राजकुमार जी, शांति मंत्र। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ओम
जी मंत्र लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः सुखिनः सर्वे सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा शांति 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 शांति। शांति। जी भैया धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद। जी आपका भी। ओम शांति।